बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द अल्फा सीरीज ऑफ क्लास 11 फिजिक्स। और अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और आज है उसका सेकेंड लेक्चर। आई होप आप इसका पहला लेक्चर देख कर यहां आए हो, तभी ये लेक्चर बढ़िया समझ में आएगा। नहीं देखा तो यूट्यूब पे सर्च करो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स 01 फिजिक्स वाला। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया डायमेंशंस क्या होते हैं, फोर्स का डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का, एनर्जी का, पावर का, सब निकाला था। तो उसको देखकर यहां आना। ठीक, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बढ़िया बढ़िया सवाल हम इसके लेके आए हैं। साथ में लगाना मेरे, एकदम आईआईटी लेवल तक है, एकदम धुआं धुआं कर देंगे, बहुत मजा आएगा। उसके बाद हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, कि ये जो डायमेंशनल एनालिसिस आप पढ़ रहे हो इसका कोई यूज है कि नहीं, तो इसके यूजेस पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, कि कोई इक्वेशन दी है तो पता लगाएंगे वो सही है या नहीं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। और दूसरा हमें पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। सबसे बेस्ट नोट्स वही होते हैं जो आप लेक्चर के साथ बनाते हो। अदरवाइज आप चाहो तो हमारी वेबसाइट www.physicswalaalagpande.com पर जाकर इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। लिंक नीचे कमेंट में मैं दे दूंगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, अब से हर लेक्चर में मैं आपको डीपीपी देने लगा हूं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। वो भी कहां मिलेगी? वेबसाइट पे physicswalaalagpande.com पे जाओगे, वहां पे एक ब्लॉग दिखेगा अल्फा 11 फिजिक्स, उस पर क्लिक करोगे, नोट्स, असाइनमेंट और डीपीपी। तो इस लेक्चर से रिलेटेड 10 to 12 क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेंगे। लिंक हम नीचे उसका दे देंगे, तो लगाना, बहुत मजा आएगा। हाँ, लेक्चर करके, है ना? ठीक है, तो यस, माय नेम इज अलग पांडे एंड दिस इज योर्स एंड ओनली योर्स ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब ये क्या है? ये हमसे कहता है द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। क्या कहता है कि हमारे पास कोई इक्वेशन है कि ये प्लस ये माइनस ये इज इक्वल्स टू 0, ऐसे कोई इक्वेशन है। तो इसमें जो ईच टर्म है सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए, है ना? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमो का मतलब सेम, तो ईच टर्म का डायमेंशन सेम हो। नहीं आया फील? आओ फील दिलाते, एकदम सिंपल। और अब देखो, वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब हमको दिया है 4 सेकेंड, तो उसमें हम 2 सेकेंड जोड़ सकते हैं। टाइम में टाइम ही जुड़ेगा, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम बोले 4 सेकेंड प्लस 3 kg, इसकी कोई मीनिंग है? इसकी कोई मीनिंग नहीं है। आप टाइम में मास थोड़ी ना जोड़ सकते हो, टाइम में टाइम ही जुड़ेगा। वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे हम आपसे बोले 5 न्यूटन फोर्स है और उसमें 3 एम्पियर करंट जोड़ दो, तो क्या आप फोर्स और करंट को जोड़ सकते हो? नहीं। आप उन्हीं क्वांटिटीज को जोड़ सकते हो जिनका डायमेंशंस सेम हो। इसका डायमेंशन T, इसका डायमेंशन T। जैसे आप 5 न्यूटन में 2 न्यूटन जोड़ सकते हो, इसका डायमेंशन, बोलो फोर्स का डायमेंशन MLT-2, इसका डायमेंशन MLT-2। कई लोग कह रहे हैं ये क्या है? अरे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, वो तो छोड़ दिया हमने, तो देख के आओ। ठीक है, तो यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बस खत्म। क्या? द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। फोर्स में फोर्स जोड़ो, करंट में करंट जोड़ो, टाइम में टाइम, मास में मास, दिल में दिल से दिल नहीं, दिल से दिल नहीं, अभी रुक जाओ। हाँ, चले मिटा दें इसको, क्वेश्चन करना स्टार्ट। बस अब क्वेश्चन स्टार्ट, खत्म, यही था। आओ देखते हैं, सवालों के थ्रू समझते हैं। चलो लिखते हैं सबसे पहला सवाल, फाइंड द
डायमेंशंस ऑफ, चलो इसका सबसे पहला पार्ट ले लेते हैं, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन v इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी। इसमें यह गिवन है कि v वेलोसिटी है और यह गिवन है कि t टाइम है। अब हमसे कहा a और b का डायमेंशंस आपको निकालना है। वेलोसिटी का डायमेंशन आपको याद है, टाइम का डायमेंशन याद है, डायमेंशन याद है ना थोड़ा बहुत। चलो शुरू करते हैं। तो हमसे क्या क्या है कि भाई a और b का डायमेंशन निकालो, कैसे निकालें? तो हमने लिख लिया v माइनस a माइनस बी टी इज इक्वल्स टू 0। देखो इक्वेशन बन गई। इसका एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये, एक टर्म ये, है ना, ये सिंगल सिंगल टर्म हो गए। और इन्होंने बोला उन्हीं टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन सेम हो, यानी डायमेंशन ऑफ a विल बी सेम एज डायमेंशन ऑफ v। तो सीधा डायमेंशन ऑफ a इज सेम एज डायमेंशंस ऑफ v, या डायमेंशन को हम d लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, स्मॉल d। अभी आज के लेक्चर के लिए बार बार कौन लिखे इतना लंबा। तो डायमेंशंस ऑफ a, d ऑफ a, डायमेंशंस ऑफ v, वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड में होती है, यानी लेंथ अपॉन टाइम, यानी l बाई टी, यानी एल टी माइनस 1, लेंथ अपॉन टाइम। तो खत्म, एल टी माइनस 1। लो मिल गया डायमेंशन a का। अब इसमें चाहो तो आगे आप m0 भी लगा सकते हो, है ना, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर माइनस 1, ऐसे 0 भी लगा सकते हो, क्योंकि इसमें मास नहीं दिख रहा है तो मास की पावर 0 कर दी। अब ये ना भी करो तो चलेगा आज के लेक्चर में, ठीक है। फिर हमसे कहा b का डायमेंशन निकालो। अच्छा, अब ये जो पूरा टर्म है इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा। क्या डायमेंशन ऑफ b v के बराबर होगा? नहीं, डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म बोला है। ये पूरा एक टर्म है और ये एक टर्म है, यानी आप लिखोगे डायमेंशंस या d ऑफ b इज इक्वल्स टू d ऑफ bt इज इक्वल्स टू d ऑफ v। ये पूरा एक टर्म है ना, d ऑफ bt इज इक्वल्स टू d ऑफ v। तो b का डायमेंशन नहीं पता, t टाइम है, टाइम का डायमेंशन t और वेलोसिटी का डायमेंशन lt माइनस 1। यहां से b का डायमेंशन क्या हो जाएगा? l, और t उधर चला जाएगा, t की पावर माइनस 2। मिल गया डायमेंशन ऑफ a एंड b। चाहन सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता, शर्मो हया के पर्दे गिरा के, करनी है हमको खता, जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना। चलो इसमें क्या करना है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी ई, सबका डायमेंशन निकालना है ए बी सी डी ई का। गिवन है कि जो अपना x है दैट इज x इज अ डिस्प्लेसमेंट, अ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, अभी जो समझो, अभी कोई दिक्कत नहीं, एंड t इज टाइम, अभी डायमेंशन की बात है, कोई दिक्कत नहीं। आपको a b c d e का डायमेंशन निकालना है, तो पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। पॉज करके ट्राई करो, चलो एक बार। Okay, so have you attempted this question? Okay, now I'm going to attempt this. I have studied English from UK. सारे बच्चे जानते हैं बात। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टर्म्स क्या क्या? अच्छा एक काम करें, इसको इधर लाएं, इधर लाना जरूरी क्या है? ऐसे ही समझ लो यार, ले आए। अच्छा, x माइनस a माइनस बी टी माइनस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी, है ना, लाने से कोई फायदा नहीं है, एक ही बात है। अच्छा, अब इसमें टर्म्स कौन कौन से हैं? एक टर्म ये हुआ, 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 यानी इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर, इसका डायमेंशन भी इसके डायमेंशन के बराबर, इसका और इसका, ये टर्म्स हैं। सबसे पहले ए की बात कर लो, डायमेंशन ऑफ ए, घटिया सवाल, डायमेंशन ऑफ ए इज सेम एज डायमेंशन ऑफ एक्स, है, माइनस कर रहे हैं, सिमिलर डायमेंशन वाली चीजें ही माइनस हो सकती हैं। एक्स का डायमेंशन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट यानी मीटर यानी लेंथ, खत्म, उड़ा दिया सवाल हमने। डायमेंशन ऑफ ए इज नथिंग बट एल, खत्म हो गया, एल की पावर 1, लेंथ में इसका डायमेंशन 1 है। आओ बीटी पे आते हैं, बीटी ब्लूटूथ, डायमेंशन ऑफ बीटी इज सेम एज डायमेंशन ऑफ एक्स, ये टर्म इससे कंपेयर कर दिया। बी का डायमेंशन पता नहीं, टी का डायमेंशन टाइम, एक्स का डायमेंशन एल, तो डायमेंशन ऑफ बी कितना हो जाएगा? ये इधर गया, एल टी माइनस 1, बोलो क्लियर है? बी का डायमेंशन पता नहीं, टी का टाइम, और किससे कंपेयर किया? एक्स, एक्स का एल।
आसान। इस तरह से आप सी का खटाक से निकाल दोगे, डायमेंशन ऑफ सी इज सेम एज डायमेंशन ऑफ, बोलो एक्स, ना 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 ना, डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर, देखो यही मिस्टेक होती है, डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर, ये टर्म है, इसका डायमेंशन एक्स के बराबर, इसको मत उठा लेना, गलती होती है बच्चों से, ये पूरा टर्म इसका डायमेंशन इसके बराबर, है ना, कि इसमें क्या माइनस हो रहा है, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सी टी स्क्वायर, तो जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसका डायमेंशन सेम होगा। चलो यार बहुत ही आसान है, सी टाइम के लिए टी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ एक्स इज लेंथ, तो सी का डायमेंशन हो जाएगा क्या, बोलो, ये उधर जाएगा टी की पावर -2 एल टी -2, बोलो सही है, एल टी -2, ए का डायमेंशन मिल गया हमें, बी का मिल गया, सी का मिल गया, एल टी -1 एल टी -2, अब क्या बचा, डी और ई। अब इसमें से ई तो खटाक से उड़ा सकते हो आप, ध्यान से देखो, ई को उड़ाना बहुत आसान है, ध्यान से देखो, ई को उड़ाना बहुत आसान है, ई में क्या ऐड हो रहा है, टी, यानी ई और टी का डायमेंशन भी सेम होगा, ई में टी को ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों का डायमेंशन सेम, तो कर दो डायमेंशन ऑफ ई, डायमेंशन ऑफ टी, टी का डायमेंशन टाइम का खत्म, ई भी उड़ा दिया आपने, अब क्या बचा, डी बचा। अच्छा, इस पूरे का डायमेंशन एक्स के बराबर होगा, यानी डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी इज सेम एज डायमेंशन ऑफ एक्स। अब डायमेंशन ऑफ डी पता नहीं, टी क्यूब यानी टाइम का क्यूब लिख लिया, नीचे ई प्लस टी, भाई ई का डायमेंशन क्या है, टाइम का, टी का डायमेंशन टाइम का, तो टी टी करके 2t नहीं लिखना होता है, अरे यूनिट जैसा समझो ना, ये भी सेकेंड्स, ये भी सेकेंड्स, तो प्लस हो रहा है ना, मल्टीप्लाई थोड़ी ना कि सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, नीचे सेकेंड ही तो रहेगा, तो नीचे किसका डायमेंशन है, टाइम का, नहीं समझ रहे, ऊपर कुछ है नीचे क्या है, टाइम ही तो है, तो t गिव्स डायमेंशन ऑफ x इज लेंथ, यहां से क्या होगा, एक t से एक t कट जाएगा और डायमेंशन ऑफ d आपको फाइनली मिल जाएगा मेरे ख्याल से l, एक t से एक t कटा, ये हो जाएगा t स्क्वायर, उधर गया lt -2, मिल गया, a का डायमेंशन मिल गया, b का डायमेंशन मिल गया, c का भी मिल गया और d का भी मिल गया और e का भी मिल गया, खत्म। अगला सवाल आपको खुद से करना है, कसम है तुम्हें विद्या माता की, चले करें, मिटा रहे। अच्छा क्या होता है, क्लास 11 को बच्चे बहुत ही हल्के में लेते हैं कि अभी तो 10th में बोर्ड पास हुए हैं सर, इस साल बड़े हुए हैं, है ना, इस साल प्यार मोहब्बत करेंगे, इस बार मौज मस्ती करेंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे, खैर अभी घूम नहीं पा रहे हो, और इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है क्लास 11th का पहला एग्जाम, है ना, उसमें क्या होता है 90% क्लास फेल, पूछ लेना अपने सीनियर से। हमारे टाइम हमें याद है क्लास 11 का फिजिक्स का जो पहला एग्जाम हुआ था उसमें 120 बच्चों में से शायद 13 बच्चे पास हुए थे या 7 बच्चे पास हुए थे, और मैं था उसमें। सर खुद को हीरो बना लो अरिस्टो, नहीं मैं था, पूछ लेना किसी से नहीं हम सही में थे उसमें, और उसमें भी 2 बच्चे तो मेरे दोस्त थे, अब नाम नहीं बोल सकते, वो कैसे पास हुए तुम्हें क्या बताएं, मतलब खुद पास हुआ था समोसा खिला के और एक दोस्त को पास कराया था साबुन दिलवा के, अरे जो दूसरा दोस्त था उसके पापा की सोप की एजेंसी थी, तो उससे कहा था टीचर को साबुन गिफ्ट कर दो, और टीचर ने सही में पास कर दिया साबुन लेकर। कई बच्चे दौड़ दौड़ के जा रहे हैं साबुन खरीद लाते हैं, चल देख लो फिर तुम्हें डायमेंशंस पढ़ना है या साबुन खरीदना है, लाइफ बॉय, है ना, तो हाँ सीरियस हो जाते हैं, मजाक बंद, चलो हाँ, तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a बटे b इन p इज इक्वल्स टू at स्क्वायर या a माइनस टी स्क्वायर अपॉन bx। अब की बार a का डायमेंशन नहीं चाहिए, b का नहीं, a अपॉन b का चाहिए, वेयर p स्टैंड्स फॉर प्रेशर, t स्टैंड्स फॉर टाइम एंड x स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। ट्राई करो, पॉज करके खुद से ट्राई करो, a अपॉन b का डायमेंशन, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। चलो इसको करते हैं, तो यार लाइन क्या इधर, p माइनस a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, ठीक है, अब तो समझ ही गए हो लाइन आ लाइन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन बराबर, एक टर्म ये हो गया, एक पूरा टर्म ये हो गया। अच्छा अगर मैं a का डायमेंशन निकालना चाहूं तो क्या मैं यहां पे ये देख सकता हूं कि a में से टाइम स्क्वायर माइनस हो रहा है, यानी इसका और इसका डायमेंशन सेम होगा, सो कैन वी राइट डायमेंशन d ऑफ a इज सेम एज d ऑफ t स्क्वायर, इसका डायमेंशन सेम होगा क्योंकि इसमें से माइनस हो रहा है,
यानी डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर, टी है क्या टाइम, यानी कैपिटल टी का स्क्वायर। लो ए का डायमेंशन मिल गया, अब बी का निकाल लो, फिर ए बाई बी हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि ऊपर ये टाइम स्क्वायर, ये भी टाइम स्क्वायर। अब एक बात सुनो, इस पूरे का डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए, यानी डायमेंशन ऑफ a माइनस टी स्क्वेयर अपॉन बी एक्स मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ p। प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा? प्रेशर क्या होता है बच्चों? प्रेशर होता है फोर्स बटे एरिया। फोर्स का डायमेंशन रटवाया था एम एल टी माइनस टू, जिनको नहीं याद है आज के लेक्चर से याद करो, एम एल टी माइनस टू, फोर्स का डायमेंशन याद होना चाहिए, एम एल टी माइनस टू। नीचे एरिया, एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। तो यहां से प्रेशर का डायमेंशन क्या आएगा? एक एल से एक एल कैंसिल होगा और ऊपर जाएगा तो फाइनली मिलेगा एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू। बोलो सही है? एक एल से एक एल कैंसिल हुआ, फिर एक एल बचा हुआ ऊपर गया, एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू। फोर्स का डायमेंशन याद रखो एम एल टी माइनस टू। तो आ जाओ यहाँ पे डायमेंशन ऑफ ए माइनस टी स्क्वायर, पहले इधर लिख लेते हैं डायमेंशन क्या आ रहा है प्रेशर का, एम एल माइनस वन टी। अब यहाँ अब ए का डायमेंशन टाइम स्क्वायर, इसका डायमेंशन टाइम स्क्वायर, इसमें से ए माइनस हुआ जीरो। अरे नहीं यार, ऐसा थोड़ी ना होगा, ऊपर तो टाइम स्क्वायर ही रहेगा ना, ऊपर तो यूनिट रखनी कि यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है। तो ये भी टी स्क्वायर, ये भी टी स्क्वायर, तो ऊपर डायमेंशन क्या रह जाएगा? टी स्क्वायर। नीचे बताओ, बी का डायमेंशन नहीं पता, एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किस में होती है? मीटर्स में। लेंथ है, एल लिख लिया, बस खत्म। यहां से बी उधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर बटे एल, और ये पूरा नीचे आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। बोलो सही कर रहे हैं? बी उधर गया, ये पूरा नीचे आ गया, टी स्क्वायर बाई एल और एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, तो बी का डायमेंशन हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा टी की पावर फोर, एम ऊपर जाएगा एम की पावर माइनस वन, एल की पावर वन, एल की पावर माइनस वन, खत्म हो जाएगा ये तो, है ना। प्लस वन माइनस वन, वन माइनस वन जीरो, तो एल की पावर जीरो, ये तो खत्म हो गया। एम ऊपर गया, एम की पावर माइनस वन, टी की पावर माइनस टू ऊपर गया, इसके साथ ऐड हो जाएगा टी की पावर फोर। इतनी मैथमेटिक्स समझ में आती है ना? ये माइनस टू ऊपर जाके टी की पावर प्लस टू, टी की पावर फोर, एम ऊपर जाके एम पावर माइनस वन, और ये कैंसिल हो गए। ए और बी का डायमेंशन मिल गया, अब ए बटे बी निकाल दो, खत्म। टी स्क्वायर अपॉन एम की पावर माइनस वन टी की पावर फोर, खत्म। क्या आ जाएगा ए बटे बी का डायमेंशन? बताओ, बोलो भाई। ए बाई बी का डायमेंशन सभी लोग बोलेंगे, ये टी की पावर फोर ऊपर जाएगा, टी की पावर माइनस टू हो जाएगा, एम की पावर माइनस वन ऊपर आके एम हो गया, टी की पावर फोर जाके टी की पावर माइनस टू, एम टी माइनस टू। डायमेंशंस ऑफ ए बटे बी एम टी माइनस टू। बोले सही है? टी की पावर फोर ऊपर गया, टी की पावर माइनस टू प्लस टू, सो टी की पावर माइनस फोर और प्लस टू माइनस टू और एम टी। क्लियर है? चलिए अब एक बढ़िया सवाल लेते हैं ना, थोड़ा डिफरेंट सवाल लेते हैं, मिटा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर फोर्थ, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा इन p इज इक्वल्स टू पी नॉट ई की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। इसमें आपको अल्फा का डायमेंशन निकालना है, ई होता है एक्सपोनेंशियल और ये इसकी पावर है। यहां पे p क्या है हमें नहीं दिया, यहां पे हमें बस t बताया है, टाइम है। p नॉट क्या है ये भी हमें नहीं पता, सिर्फ t के बारे में पता है कि t टाइम है। ट्राई करोगे? करो, बढ़िया सवाल है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा, बताओ, सोचो अल्फा का डायमेंशन क्या होगा, सोचो। कर लिया क्या? करें इसको? कैसे करेंगे इसको सर? इसमें कुछ ऐड भी नहीं हो रहा, कुछ सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहा, करेंगे क्या सर इसमें? हैं? अच्छा एक बात सुनो मेरी, e की पावर समथिंग, देखो e एक एक्सपोनेंशियल होता है, 2.7 इसकी वैल्यू है, ठीक है, कांस्टेंट है 2.7, इसकी पावर कुछ लिखा है। मान लो यहां लिखा होता 10 की पावर 3, या लिखा होता 10 की पावर 8, या लिखा होता है 10 की पावर 1/2, ऐसी तो पावर होती है। क्या कभी तुमने ऐसे देखा, ऐसा लिखा हुआ 10 की पावर 3 सेकेंड्स? कभी ऐसा लिखा हुआ देखा है 4 की पावर 3 न्यूटन है, या 2 की पावर 4 kg? पावर के पास कभी यूनिट नहीं होती, जो पावर होती है उसके पास कभी यूनिट नहीं होती, उसके पास कभी डायमेंशन नहीं होता। किसी भी चीज की जो पावर होती है बच्चों, वो कंप्लीटली डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। सवाल खत्म, धुआं धुआं हो गया, इसमें इन सब से कुछ लेना ही देना नहीं। आप पावर पे गए, आपने कहा ये पूरा टर्म डायमेंशनलेस, ये एक वैल्यू है 2.7 की पावर, ये
तो जब भी किसी नंबर की पावर जो लगी होती है वो प्योर नंबर होता है। ऐसे नहीं कह सकते हम कि 2 की पावर 3 एम्पियर, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होते, तो हम सीधा बोलेंगे ये टर्म कैसा हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो आप लिखोगे अल्फा टी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ अल्फा टी स्क्वायर डायमेंशन लेस, यानी m0 l0 t0। अल्फा का डायमेंशन नहीं पता, टी पता है टाइम, तो टी स्क्वायर m0 l0 t0। यहां से अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 l0 और t की पावर -2। क्लियर? पावर्स जो होती हैं वो डायमेंशनलेस होती हैं, ये आपने एक पकड़ ली नई चीज। इसी से रिलेटेड एक अगला सवाल देखते हैं, मिटा दें इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं, इसको आप खुद से करोगे, मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, आप टिक मारोगे, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा इन P इज इक्वल्स टू अल्फा बटे बीटा। है सर क्या कर रहे हो, e की पावर माइनस अल्फा जेड बटे के थीटा। हाँ सर तभी तो ये अलग खुद से करना है, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा। कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे P बच्चों प्रेशर है, P को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। और क्या गिवन है हमें, Z गिवन है, Z क्या है, डिस्टेंस है। और क्या गिवन है हमको, थीटा गिवन है, थीटा क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। और टेम्परेचर के लिए आप यूज करना डायमेंशन के यूज कर लेना, ठीक है। और हमें के भी गिवन है, टेम्परेचर के लिए थीटा यूज कर लो फिर। और हमें के गिवन है, के क्या चीज है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। बस सर हम जा रहे लेक्चर छोड़ के, काका लेके आए हो आप, अरे मजा आएगा, समझा देंगे। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, हेल्प करने के लिए इसकी यूनिट आपको गिवन है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर केल्विन, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और केल्विन, ये आपको इसकी यूनिट गिवन है। अब ट्राई करो, ऑप्शन दे देते हैं आपको। व्हाट आर द ऑप्शंस यू हैव, व्हाट आर द ऑप्शन यू हैव। आपके पास ऑप्शन है ml स्क्वायर, आपके पास ऑप्शन है m0l स्क्वायर, आपके पास ऑप्शन है ml-2 और आपके पास ऑप्शन है m स्क्वायर l-2। ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो। बढ़िया सवाल है, जेई का आया हुआ है, आईआईटी का आया हुआ सवाल है। अरे हिला देंगे, धुआ धुआ कर देंगे, कंसेप्ट आता है अपन को। देखो हेल्प करने के लिए इसकी यूनिट दे दी है, इससे आप इसका डायमेंशन बना सकते हो, ठीक। टेम्परेचर के लिए थीटा यूज करना हो थीटा, के यूज करना हो के, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। चलो किया जाए। चलो हमें बीटा का डायमेंशन चाहिए, इसका डायमेंशन कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा यार। इस पूरे का डायमेंशन शायद इसके बराबर हो, पर सर ये, अच्छा छोड़ो, एक काम करते हैं, पार वाला जो कंसेप्ट सीखा पहले वो लगाते हैं कि ये पूरी पार है तो ये कैसी होगी, डायमेंशनलेस होगी। तो हम लिख लेते हैं डायमेंशन ऑफ अल्फा जेड अपॉन के थीटा क्या होगा, डायमेंशनलेस, m0 l0 t0। अल्फा का डायमेंशन नहीं पता, z का पता है क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस तो सिंपल लेंथ हो जाएगा l। k क्या है हमारे पास, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट दी है, kg यानी मास, मीटर स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर, सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर यानी t की पावर -2 और पर केल्विन यानी टेम्परेचर थीटा की पावर -1। बोलो सही है, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना। केल्विन क्या होता है, टेम्परेचर ना, यानी अपॉन टेम्परेचर है तो थीटा की पावर -1। तो इसका आपको डायमेंशन मिल गया ml स्क्वायर t की पावर -2 थीटा की पावर -1। और क्या है हमारे पास, थीटा है अपने आप में, टेम्परेचर। ये किसके बराबर है, m0 l0 t0। चलो भैया अब क्या होगा, इस एक l से एक l कट जाएगा और क्या होगा, थीटा की पावर -1 और थीटा की पावर 1 ये भी आपस में कट जाएंगी। अब क्या होगा, अल्फा की डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, ये इधर चला जाएगा, mlt-2, अल्फा फोर्स का डायमेंशन देखो आ रहा है, ये बचा mlt-2। पर हमें तो बीटा का डायमेंशन चाहिए, अभी तो अल्फा का मिला। समझ में आया, हमने बोला ये डायमेंशन लेस है, आपने कहा ठीक है, हमने कहा इसको इक्वेट कर दे डायमेंशन, आपने कहा ठीक है, हमने कहा अल्फा इंटू जेड का डायमेंशन है, फिर हमने कहा के का डायमेंशन, आपने कहा छिच्छी, फिर भी आप लेके आए kg के लिए मास के लिए m, इसके लिए l स्क्वायर, इसके लिए t-2 और केल्विन के लिए थीटा -1 रखा, ये सब हुआ कुचुर पुचुर और ये मिला हमें mlt-2। अच्छा तो अल्फा का डायमेंशन लिख के रख लेते हैं, शायद काम आए, mlt-2। अब
जरा ध्यान से देखो, इसका डायमेंशन और इस पूरे का डायमेंशन सेम होना चाहिए। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, यानी डायमेंशन ऑफ P मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा बटे बीटा। और इसको नहीं लिख रहे, क्यों नहीं लिख रहे भाई? किसी चीज की पावर कुछ लगाओगे तो एक रियल वैल्यू आएगी, एक रियल नंबर आएगा, यूनिट थोड़ी ना आएगी। जैसे हम बोले E क्या है 2.7, इसकी पावर मान लो 1 लिख के आ जाए तो 2.7 आ जाएगा, पावर 2 आ जाए तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसकी कोई यूनिट थोड़ी ना हो सकती है, 10 की पावर -3 की कोई यूनिट होगी? ये तो एक नंबर है ना, तो इसको भी छोड़ सकते हैं, यानी इसका डायमेंशन सीधा सीधा इसके बराबर हो जाएगा। और ये टर्म तो डायमेंशनलेस है, एक कांस्टेंट टर्म दे रहा है ये, क्लियर है? ई क्या है? एक कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट आएगा। तो डायमेंशन ऑफ पी इज डायमेंशन ऑफ अल्फा बाई बीटा। प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा बच्चों? प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और डायमेंशन ऑफ अल्फा बाई बीटा। फोर्स का डायमेंशन mlt-2, एरिया का डायमेंशन l स्क्वायर। अल्फा का फोर्स का डायमेंशन mlt-2 याद कराया मैंने, अल्फा का डायमेंशन mlt-2, तो बीटा का डायमेंशन दिखने लगा खुद से, ये और ये बराबर होगा, यानी ये और ये भी बराबर होंगे। जस्ट चिल होंगे कि नहीं? ये बराबर तो ये बराबर, तो बीटा का डायमेंशन l स्क्वायर, यानी डायमेंशन ऑफ बीटा इज m0 l स्क्वायर t0। देखो कुछ है ऐसा? ये नहीं है, ये है। क्लियर है? चलो एक और नए तरह का सवाल लेते हैं। नेक्स्ट, समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, नया सवाल लेते हैं। y, हर क्वेश्चन में कुछ कुछ नया। y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, हमने वेव की इक्वेशन उठा ली। y सॉरी हाँ वेव की इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसमें हमको दिया है, हमें निकालना है डायमेंशन ऑफ a ओमेगा एंड k, a ओमेगा एंड k, ये निकालना है। हमको दिया है डायमेंशन ऑफ y, मतलब y बता रखा है डिस्प्लेसमेंट है, हमको बता रखा है t टाइम है, और हमको बता रखा है x क्या होगा, सभी समझ गए हैं? x होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव होता है। अभी डिस्टेंस लिख देते हैं, अभी आपको क्या मतलब वेव से, अभी तो आपको ये क्वेश्चन उड़ाना है। तो a ओमेगा और k का डायमेंशन निकालो। सोचो इसमें क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये कैसे होगा सर? देखो ये साइन के अंदर जो भी लिखा है वो एक एंगल होगा। साइन 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 90 डिग्री माइनस, अरे ऐसी तो कुछ होगा। अरे भाई साइन के अंदर क्या लिखा होगा? साइन 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसा कुछ लिखा होगा, या लिखा होगा 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, कुछ भी हो, साइन के अंदर तो एंगल होगा ना। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो, एंगल डायमेंशन लेस होता है, याद है? एंगल क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। आसान सवाल, बहुत आसान भाई। एंगल डायमेंशन लेस है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, यानी ये भी डायमेंशन लेस और ये भी, मतलब ओमेगा भी डायमेंशन लेस और के भी डायमेंशन लेस। लुटिया दुबा दो तुम लोग, ओमेगा नहीं, ये पूरा डायमेंशन लेस। हाँ तुरंत, हाँ यस सर, ऐसा नहीं, ये पूरा डायमेंशनलेस और ये भाई, ये अपने आप में एक एंगल है जैसे 60 डिग्री, ये अपने आप में एक एंगल है 30 डिग्री, तो ये पूरा डायमेंशनलेस और ये डायमेंशनलेस। एंगल्स आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो आप सीधा बोलोगे डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी m0 l0 t0, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। ओमेगा का डायमेंशन नहीं पता, t टाइम है, m0 l0 t0 खत्म। ओमेगा डायमेंशन मिल गया, क्या हो जाएगा? m0 m0 l0 t की पावर -1, खत्म। इसी तरह से डायमेंशन ऑफ kx क्या है? डायमेंशनलेस, यानी m0 l0 t0। k का डायमेंशन नहीं पता, x का डायमेंशन बोलो। x है डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी लेंथ, m0 l0 t0, बढ़िया प्रैक्टिस करा दी है। k का डायमेंशन m0 l की पावर -1 t0, सही है। ये पूरा डायमेंशनलेस, तो ओमेगा इंटू टी को हमने डायमेंशन लिख दिया। ये डायमेंशनलेस, तो k इंटू एक्स को डायमेंशन लिख दिया। t के लिए टाइम रख दिया, x के लिए लेंथ रख दिया, उधर m0 l0 t0। क्लियर? ये खत्म हुई कहानी। ओमेगा निकल गया, k निकल गया, अब क्या बचा? a। अच्छा एक बात बताओ, ये साइन जो भी लिखा है इसकी कुछ वैल्यू आएगी ना?
भाई साइन ये पूरा कुछ एक एंगल ही तो बनेगा, 60 माइनस 30 30 बन जाएगा। डर गए थे देख के क्या है ओमेगा टी, डरे थे कि नहीं सच सच बोलना, दिल पे हाथ रख के, झूठ तो सब नहीं हमको आता है, सब डरते हैं देख के है। हाँ तो ओमेगा टी, अभी हिम्मत भी नहीं हो रही ना पूछने की, सर ये कहाँ से है समझाओ ये इक्वेशन। कई होते हैं ना क्लास में जब आप लोग पढ़ते रहते हो, सर आई वांट यू नो सर वेयर वी आर गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन, और फिर मैं बताऊंगा एक्चुअली दिस इज द इक्वेशन of a plane progressive harmonic wave which is traveling in the positive x direction where omega is the angular frequency of नहीं सुनना सर तो मत पूछा करो। कुछ होते हैं पर ना पूछ लेते हैं, चलो वापस आते हैं सीरियस। हाँ तो मैंने ये कहा कि ये जो है बच्चों 60 माइनस 30 डिग्री साइन 30 की कुछ वैल्यू आती है, कितनी आती है भूल गए, वो भी ये याद कर रहे हैं, सब याद किया था, साइन का ही से कॉस का उसका उल्टा tan में डिवाइड, बहुत पिटाई होगी तुम्हारी है ना, सब रटे रहो। ये साइन 60 माइनस 30, साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2 है ना। साइन यहाँ मान लो हो जाता, मान लो सपोज कर लो ये 90 माइनस 45 तो आता 45, साइन 45 की वैल्यू 1/2, यानी ये एक वैल्यू आती बच्चों, ये एक डायमेंशनलेस चीज है। कहने का मतलब y का डायमेंशन सीधा सीधा a के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है भाई। साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम आती है +1, मिनिमम आती है 0, वो तुम्हारा भ्रम है -1। ठीक है, वेलकम टू क्लास 11th। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1, तो एक वैल्यू तो आएगी। सो यू कैन राइट डायमेंशन ऑफ y इज डायमेंशन ऑफ व्हाट, a, खत्म। y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन l, तो a का डायमेंशन भी l। अरे ये तो एक वैल्यू है, क्लियर है। तो a का डायमेंशन भी मिल गया, ओमेगा का भी मिल गया और k का भी मिल गया। ठीक है, ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, k को बोलते हैं हम लोग वेव नंबर 2π/λ। छोड़ो जी, चलो क्लियर है। एंगल वाला समझ में आ गया, पार वाला एंगल वाला डील करना समझ में आ गया। अब यहीं लिखा हो tan तो कर लोगे, यहीं लिखा हो cos तो कर लोगे, कि जितना भी चीज sin tan या cos के अंदर है जो एंगल है वो डायमेंशनलेस है। क्लियर। अब यार इसके सवाल बहुत हैं, आप प्रैक्टिस कर लेना, डीपीपी में मैंने दे रखे हैं सवाल इसके, तो वहां से आप लगा लेना, वेबसाइट विजिट करके ऐसे कराते रहें, जो मेन कॉन्सेप्ट है हमने आपको सिखा दिए। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं, ये नहीं कहने चाहते। अगर आप लोग नए हो तो ये जान लो कि मेरी स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक होती है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, बिकॉज मैं अंग्रेजी यूके से पढ़ के आया हूं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन, हल्का फुल्का कुछ पढ़ लेते हैं एप्लीकेशन, है ना। तो पहला एप्लीकेशन इसका ऐसा है जैसे असिस्टेंट का होता है। जैसे मान लो कि एक बड़ा प्रोफेसर है और उसकी एक असिस्टेंट है, असिस्टेंट का नाम है बबीता, है ना, हमारी प्यारी बबीता, है ना, जो चल रही है। तो एक प्रोफेसर है, उसके असिस्टेंट बबीता है। प्रोफेसर ने एक बढ़िया सा क्वेश्चन पेपर बनाया, एकदम सेट कर दिया, और बबीता से कहा कि एक बार चेक कर लो कि नंबरिंग सही है कि नहीं, है ना। पूरा पेपर जोड़ने पे 70 नंबर 100 नंबर का आ रहा है कि नहीं, एक बार जोड़ लो, देख लो कहीं हमने स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी है। तो ये जो बबीता है ये असिस्टेंट जैसी है ना, ये नहीं कह सकती कि क्वेश्चन आपने गलत डाल दिया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन बच्चों से सॉल्व नहीं होगा, कुछ हलवा डाल दीजिए। ठीक है, ये वाली नहीं है वो ये सब नहीं कर सकती। ठीक है, बस वो ये बता सकती है जोड़ के 100 नहीं आ रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आपने 3 लिख दिया, 2 मिस कर दिए, असिस्टेंट टाइप का। तो डायमेंशनल एनालिसिस का जो पहला हम यूज पढ़ेंगे वो असिस्टेंट टाइप का है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा काम कर रहा है, थोड़ा सा हेल्प करेगा इन चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। इतनी लंबी कहानी क्यों सुनाई, ये बताते हैं। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। आप सोचो ये क्या रामबाण मिल गया, अब तो हम किसी इक्वेशन को भी टेस्ट कर लेंगे सही कि गलत, ऐसा नहीं है। बस ऊपर ऊपर से जो बहुत फंडामेंटल गलती होगी वही पकड़ी जाएगी। ठीक है, पूरा फॉर्मूला ही किसी ने गलत लिखा है तो क्या पता पकड़ में भी ना आए, कोई गारंटी नहीं है। चेकिंग द, अभी दिखाएंगे कैसे, करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। सुनो, अगर कोई इक्वेशन सही लिखी है तो उसके LHS और RHS के, उसके LHS और RHS के हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होगा, ये कहते हैं। फॉर अ करेक्ट इक्वेशन डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन LHS should be equal to dimension of each term on RHS।
ये बता पाएगा इक्वेशन डायमेंशन के हिसाब से करेक्ट है कि नहीं, बस यही बता पाता है। ठीक, अभी दिखाते हैं कैसे गलती भी हो सकती है। ये असिस्टेंट का काम है, ऊपर ऊपर चेक कर सकता है। क्या पता जो तुम्हारा टीचर उसने उठा के किसी और चैप्टर का क्वेश्चन दे दिया हो जो कि सिलेबस में नहीं हो, ये सब नहीं पता लगा पाएगा ये, समझ रहे हो। अभी देख एक एग्जांपल लेते हैं यार, इतनी बातें क्या हो। डायमेंशन आरएचएस का और एलएचएस का क्या हो, बराबर हो तो इक्वेशन करेक्ट है। चलो क्वेश्चन, चेक द करेक्टनेस of equation, check the correctness of equation s is equals to ut plus half at square। ये तो सुनी सुनी लग रही है ना। s is equals to ut plus half at square बोला, इसको चेक करके बताओ कि इक्वेशन सही है कि नहीं। और हमको गिवन है कि s stands for displacement, a stands for acceleration, t stands for time, u stands for initial, अरे छोड़ो यार, u stands for velocity, ठीक है। s डिस्प्लेसमेंट है, u वेलोसिटी है, t टाइम है, a एक्सेलरेशन है। तो बोला है पता करो ये करेक्ट है कि नहीं। चलो LHS के टर्म्स उठाते हैं लेफ्ट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड में एक ही टर्म है s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन, सॉरी s डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन l, ये हो गया। आओ अब RHS के टर्म्स उठाते हैं। LHS में ये है, RHS में ये सब है। RHS का पहला टर्म ये होगा और दूसरा टर्म ये होगा। तो UT का डायमेंशन, U क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, यानी लेंथ अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड। और T क्या है, टाइम, कैंसिल हो गया, डायमेंशन इसका L आया, यानी इस टर्म का भी L है, इसका भी L है। एक और टर्म है हाफ AT स्क्वायर, इसको भी देख लेते हैं, हाफ AT स्क्वायर। अब सुनो, हाफ का तो कोई डायमेंशन है नहीं, नंबर है। एक्सेलरेशन किस में होता है बच्चों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी लेंथ अपॉन टी स्क्वायर और इनटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर मर गया, इसका डायमेंशन भी L। तो भैया इसका डायमेंशन भी L, इसका डायमेंशन भी L, इसका डायमेंशन भी L, यानी ये इक्वेशन करेक्ट है। निकल गई बबीता काम करके। अब अगर टीचर ने, जो प्रोफेसर ने पेपर बनाया था, उसने यहां हाफ की जगह 2 भी रखा होता, तब भी बबीता क्या बोलती है, करेक्ट है। ये प्रॉब्लम है। फंडामेंटल में एक बहुत बड़ी गलती भी हो जाए तो पकड़ में नहीं आएगा। यहां पे 2 लिखा हो तो भी वो बोलती कि 2 का कोई डायमेंशन नहीं, बोलती है हाँ ठीक है सही है। अब समझे, तो कहने की बात है कि करेक्ट तुम पता कर लोगे, सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं पता चलेगा, डायमेंशंस पे स्टैंड कर रही कि नहीं पता चलेगा। क्लियर है। यहां पे हाफ की जगह वो लिख देता 180 स्क्वायर तो भी सही बताता है। ये थोड़ी ना पकड़ पाते, 100 का डायमेंशन कहते कुछ नहीं हो, कहते सही है। ये प्रॉब्लम है इसमें। आपने देखा इसका डायमेंशन L, इसका डायमेंशन L, इसका डायमेंशन L, सबका डायमेंशन सेम आ गया। इसका भी L, इसका भी L और इसका भी L। डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन RHS एंड डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन LHS इज सेम। चलो एक और क्वेश्चन देखो, करेक्ट है कि नहीं इक्वेशन। दूसरा सवाल इसमें, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। सबने देख रखा होगा इक्वेशन, क्या सब जानते हैं। t स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड या टाइम लिख लो, L स्टैंड्स फॉर लेंथ, G स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो इसको चेक करो। चलो LHS पे ये टर्म है, t का डायमेंशन क्या होगा, टाइम का, ठीक है। इधर का डायमेंशन देखते हैं, 2 पाई का कोई डायमेंशन, कांस्टेंट कोई डायमेंशन नहीं, अंडर रूट लगा है, अंडर रूट लगा लो। L का डायमेंशन बोलो लेंथ, G का डायमेंशन बोलो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी L अपॉन टी स्क्वायर। बोलो सही लिखा है, मीटर पर सेकेंड, L अपॉन टी स्क्वायर। L से L मर जाएगा, टी स्क्वायर ऊपर गया, इधर t है, इधर अंडर रूट में क्या आया, टी स्क्वायर। अंडर रूट से टी स्क्वायर बाहर निकालोगे, बाहर t आएगा, यानी LHS का डायमेंशन RHS का डायमेंशन सेम है, इक्वेशन करेक्ट है। अब इसी में जो बंदे से प्रोफेसर ने पेपर बनाया वो 2 पाई की जगह यहाँ पे 2 ही लिखता तो भी बबीता बोलती करेक्ट है। तो डायमेंशन की ये प्रॉब्लम है कि डायमेंशनली बता रहा है सही है कि नहीं। अब ओवरऑल कांस्टेंट में आप कोई गलती करो तो इनको पता नहीं चलेगा। अब बताओ, वो लेंथ की जगह लिख देता डिस्टेंस d या रेडियस r तो भी कहता सही है। कॉन्सेप्ट से लेना देना नहीं है इसका, इसको सिर्फ डायमेंशन की पड़ी है। भाई यहाँ डिस्टेंस लिखते तो भी लेंथ L आता, रेडियस लिखते तो भी L आता। फील हुई बात। एक और करोगे सवाल। चलो क्वेश्चन नंबर 3, H इज इक्वल्स टू R रो G अपॉन 2S cos थीटा। हाँ, तो H स्टैंड्स फॉर हाइट, इसको मैं एडिट कर दूंगा,
एंड R stands for radius, rho stands for density, G stands for acceleration due to gravity, S stands for surface tension, एंड थीटा होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, उससे में कोई मतलब नहीं, कॉस थीटा है ना, कोई एंगल है, कोई एंगल है, एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। चलो आप चेक करो ये करेक्ट है कि नहीं। मेरे ख्याल से हाइट का डायमेंशन आपको पता होगा, रेडियस का पता चल जाएगा, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सरफेस टेंशन होता है बच्चों फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। करो खुद से चेक, पॉज करो, I'll count till 5, 1 2 3 4 5। चेक कर लिया, गलत आया होगा। चलो देखते हैं। हाइट का डायमेंशन हो जाएगा L, इस तरफ आओ, डायमेंशन लिखते हैं। R का डायमेंशन L, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब, यानी m अपॉन L क्यूब, m अपॉन L क्यूब। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी लेंथ अपॉन टी स्क्वायर, और क्या है 2s cos थीटा। 2 का कोई डायमेंशन नहीं होगा, s का डायमेंशन फोर्स पर लेंथ, फोर्स का देखो s का डायमेंशन फोर्स पर लेंथ, तो फोर्स क्या हो जाएगी ml t माइनस 2 अपॉन l। चलो चेक करते हैं सेम आ रहा है कि नहीं। सही है, s का डायमेंशन क्या होगा ml t माइनस 2 अपॉन l, ml t माइनस 2 अपॉन l। इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं, cos थीटा है ना, cos 30 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 मिनिमम -1, उनके बीच में कुछ वैल्यू है। चलो कट्टम पिटम खेला जाए, कट्टम कुट्टम कुटुक 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 टुक 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 टी की पावर -2 टी की पावर 2 मर जाएगा। L से ऊपर जाके L स्क्वायर होगा, L क्यूब, ये L से एक L काटो तो ये बचेगा L स्क्वायर, यहाँ से एक L और कटा L, टी की पावर -2 से टी की पावर +2 कैंसिल, तो इधर आ रहा है L, इधर आ रहा है, ये ऊपर जाएगा L की पावर -1। क्या ये इक्वेशन करेक्ट नहीं? पहली बार बबीता को लगा कि उसने जिंदगी में कुछ काम किया, अब वो फोन करके अपनी मम्मी को बताएगी। याद है ना बबीता की मम्मी जो कि बहुत स्ट्रिक्ट है, जो कि क्या बोलती है, सुबह जल्दी उठा करो और दूध पिया करो, कहानी से मत भूला करो, कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बबीता कहेगी हाँ मैंने भी कुछ किया जीवन में, डायमेंशनली इनकरेक्ट है, जाओ सही करके लाओ। प्रोफेसर कैसे सही करेगा इसको? अच्छा अगर तुम प्रोफेसर होते, अरे यार फिजिक्स यही तो है, अगर तुम सीख नहीं रहे हो ना, कुछ नया नहीं सीख रहे हो तो मजा नहीं, सब कुछ भी कोई भी रटवा सकता है। ये थोड़ी ना तुमको मेरे साथ 2 साल में ये चीज नहीं सीख के जानी है, तुम्हें एप्लीकेशन, जिंदगी के मजे सीख के जाने हैं। इसको तुम सही करके दिखा दो, आज सही करके दिखा दो, 500 रुपए तुम्हारे, मतलब ले लेना खुद से, मम्मी के वॉलेट से, बिना सॉरी ऐसा नहीं करना। हाँ चलो इसको सही करके दिखाओ। सोचो अगर यही फॉर्मूला ऐसा लिखा हो 2s cos थीटा अपॉन r रो जी, तो शायद काम बन जाएगा। इधर से चलने पे L की पावर -1 आ रहा है, उल्टा कर दिया L आ जाएगा। एग्जैक्टली यही सही फॉर्मूला होता है। दिस इज हाइट ऑफ अ फ्लूइड विच राइजेस इन अ कैपिलरी ट्यूब, सरफेस टेंशन चैप्टर का है। मिटा रहे? अब इसके और सवाल आप डीपीपी में देख लेना, जो कि आपको वेबसाइट मिलेगी। चलो अब दूसरा एप्लीकेशन पढ़ते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का, जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड एप्लीकेशन, विच इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो है बड़ा फालतू ये, क्योंकि आप सीधा यूनिट से करो तो ज्यादा आसान पड़ता है, इसको डायमेंशन करने में बड़ा लंबा चौड़ा बनता है। अब किताब में दिया तो हम 2 एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखा रहे हैं, करना यूनिट से ही कन्वर्जन हमेशा आसान होता है। चलो क्या करते हैं, अच्छा हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में ले जाना है ना, तो हम क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। ध्यान से देखो, हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, तो उसको हम क्या लिखते हैं, n इंटू यू। पिछले लेक्चर में सिखाया था। एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, n1u1 इज इक्वल्स टू n2u2। अरे सर मत पकड़ो, आसानी से बता रहे हैं। जैसे मान लो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब सही है, n1 न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, u1 यूनिट कितनी है मीटर, n2 न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 100, u2 दूसरी यूनिट सेंटीमीटर। n1 u1 n2 u2, ये किसी सिस्टम में है, ये दूसरे सिस्टम में है। इस सिस्टम में यूनिट क्या ले रहे हैं मीटर, इस सिस्टम में यूनिट क्या ले रहे हैं सेंटीमीटर। जब यूनिट चेंज करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू सबको पता है चेंज हो जाती है ना। 1 किलोमीटर में कितने मीटर आते हैं, है ना, 1000 मीटर आते हैं। क्लियर है? जब भी यूनिट चेंज करोगे तो आप क्या होगा, वैल्यू भी चेंज हो जाती है। अपने यूनिट बदली मीटर सेंटीमीटर, तो 1 से 100 बन गया। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, कैसे यूज करेंगे एक सवाल से बताएंगे।
N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। एक सवाल देखो, कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन, है ना, मतलब फोर्स की SI यूनिट से आपको फोर्स की CGS यूनिट में जाना है। अब कई लोग को याद होगा ये 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ठीक है, हम लोग देखते हैं करके। SI यूनिट से CGS यूनिट में जाना है। तो सबसे पहले देखो कि किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हुई है। तो यहाँ पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, तो उसका डायमेंशन निकाल लो। जिस फिजिकल क्वांटिटी की बात हुई है उसका डायमेंशन निकाल लो। फोर्स का डायमेंशन MLT -2, ठीक है। यहाँ पे एक खड़ी पाइप खींच लो बीच में और इसके ऊपर डायमेंशन लिख दो बीच में MLT -2। इस क्वांटिटी की बात हो रही है, MLT -2। इस तरफ SI यूनिट लिख लो 1 न्यूटन, SI यूनिट या जो भी दिया है, और इस तरफ दूसरा वाला डैश डाइन, हमें नहीं पता कितने डाइन है, कुछ डाइन हमें चाहिए, ठीक है। होता क्या है न्यूटन बच्चों, न्यूटन होता है 1 kg/s²। और डाइन क्या होता है बच्चों, डाइन होता है डैश डाइन, डाइन मतलब होता है ग्राम cm/s²। नहीं भी पता तो भी काम बन जाएगा, ठीक है। फॉर्म लगाना है N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। इधर आ जाओ, यहां पे बच्चों N1 की वैल्यू कितनी है, 1। अच्छा, U1 क्या होता है, U1 बनता है MLT से, तो इस तरफ हम लिखेंगे M1, इसमें सीख लो M1 यानी मास के लिए क्या यूज कर रहे हैं यहां पे बताओ, kg। L1 लेंथ के लिए हम यहां क्या यूज कर रहे हैं, मीटर। भाई SI यूनिट में लेंथ किस में होती है, मीटर में। T1 टाइम के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, सेकेंड, ऐसे लिख लो। यहां पे आ जाओ, N2 की वैल्यू कितनी है नहीं पता, यही तो निकालना है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन है। अच्छा, M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां मास क्या है, ग्राम में। L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां लेंथ किस में है, सेंटीमीटर में। और T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें टाइम किस में है, सेकेंड्स में। अब सुनो, इन तीनों को मिलाकर बनेगा U1। U1 क्या होगा, इसकी यूनिट यहां पे, यानी M1 L1 T1 की पावर -2। और यहां बनेगा U2। U2 क्या होगा, M2 L2 T2 की पावर -2। भाई जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन उठा के छाप दो। अब क्या करोगे आप, इतना कहानी करने के बाद आप फॉर्मूला लगा दोगे N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। क्या निकालना है हमें, क्या हमें N1 निकालना है, U1 निकालना है, हमें N2 की वैल्यू चाहिए, यही तो N2 है। तो यहां से N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, N2 की वैल्यू हो जाएगी N1 इंटू U1/U2। तो आप N2 की वैल्यू निकालोगे N1 इंटू U1/U2। अब U1 कितना है, M1 L1 T1 की पावर -2, U2 कितना है, M2 L2 T2 कितना। अगर हम डिवाइड करें तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से, M1/M2 की पावर 1, L1/L2 की पावर 1, T1/T2 की पावर -2। जरा चेक करके बताओ क्या सही लिखा है। जब इसमें से इसको डिवाइड करोगे तो यही तो आएगा, M1/M2 की पावर 1, L1/L2 की पावर 1, T1/T2 की पावर -2। खत्म। अब N2 इज इक्वल्स टू, N1 कितना है 1, M1 कितना है kg, तो 1 kg, और नीचे कितना है M2 1 ग्राम। इसी तरह से पावर 1, L1 कितना है 1 मीटर, L2 कितना है 1 सेंटीमीटर, पावर 1, T1 कितना है 1 सेकेंड, T2 कितना है 1 सेकेंड, पावर -2। अब 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो यहां से आ जाएगा 1 इंटू 10⁻³ है ना, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम से ग्राम मर गया। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 10⁻² सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कि गंदा हो रहा है, गंदा हो रहा है सर, पक्का गंदा हो रहा है तो हाँ चलो इसको कहीं और लिख लेते हैं। ग्राम तो कहाँ लिखा जाए, कहाँ लिखा जाए, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो N2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 kg हैज 10⁻³ ग्राम अपॉन ग्राम की पावर 1, 1 मीटर हैज 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 1, और 1 सेकेंड कैंसिल होके 1 बन जाएगा, 1 की पावर -2 विल बी 1, जी कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, 10⁻³ 10⁻², यानी N2 की वैल्यू आई 10 की पावर 5। कई लोग को पता भी होगा ये 3 और 2 कितना 5, कई लोग को पता होगा 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। अब इसको यूनिट वाले तरीके से करते तो ज़्यादा आसान पड़ता है, इसे 10th में सीखा था, अब सिखाया जाता तो हमने सिखाया। कॉपी कर लो, एक और एग्जाम्पल दिखा देते हैं, क्लियर हो जाएगा।
आ सकता है, स्कूल के एग्जाम में आता है तब करना, इसको कंपटीशन में ये मेथड कोई फायदा का ही नहीं यार, यूनिट से करो। एक और दिखा देते हैं, स्कूल के लिए दिखा देते हैं। देखो ये करना सीख लो, n2 = n1 u1 बाई, पूरा प्रोसेस सीख लो कि पहले जिस क्वांटिटी की बात की है उसका डायमेंशन उठा के बीच में लिख लेना, यहाँ पे जो एसआई यूनिट या जिस भी यूनिट में दिया है वो लिख लो, यहाँ पे सीजीएस यूनिट जो दिया है। अंदर लिखना चाहो तो लिखो खोल के, मत लिखना चाहो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। फिर n1 की वैल्यू 1, यहाँ से m1 की वैल्यू देख लो, एसआई यूनिट में है तो केजी, L1 एसआई यूनिट में मीटर, T1 एसआई यूनिट में सेकंड। यहाँ में सीजीएस में जाना है तो मास किस में होता है ग्राम, लेंथ किस में, टाइम किस में सेकंड। फिर u1 कैसे क्रिएट होगा, ये वाला डायमेंशन उठा के कॉपी करो, बस m की जगह m1, L की जगह L1, T की जगह T1। u2 कैसे क्रिएट होगा, कॉपी करो m2 L2 T2, फिर n1 u1 n2 u2, n2 की वैल्यू चाहिए तो n1 u1 बाई u2। फिर u1 बाई u2 कैसे करना, ध्यान से, जब इससे इसको डिवाइड करना तो एक एक को उठा लेना, m1 अपॉन m2, L1 अपॉन L2, T1 अपॉन T2 में क्या हो जाएगा, पावर -2। एक खुद से करोगे दे, चलो सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, एक कांस्टेंट है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इन एसआई यूनिट। ठीक है, ये एसआई यूनिट है सारी। फाइंड इट्स वैल्यू इन सीजीएस यूनिट। चलो ट्राई करोगे खुद से, ट्राई करेंगे आप। पहले देख लो किसका, जी, तो पहले जी का डायमेंशन चाहिए होगा। जी का डायमेंशन चाहो तो यहां की यूनिट से ही निकाल दो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है न्यूटन, यहीं से निकाल दो, है ना। या चाहो तो आप F = gm1/2/r² बताया। चलो इसे ट्राई करो पहले खुद से, पॉज करके फिर करते हैं। हो गया, पॉज करके एकदम लंबे मेथड से ट्राई करो, स्कूल में आ सकता है यार, कर लो। चलो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जी का डायमेंशन जानना जरूरी है, तो बच्चों जी का डायमेंशन कैसे निकलेगा, क्या किया जाए, या न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से केजी कैंसिल हुआ, सो दिस विल बी मीटर क्यूब केजी इनवर्स सेकेंड इनवर्स की पावर -2। बोले ये आया, मीटर क्यूब मतलब लेंथ का क्यूब, केजी इनवर्स मतलब, तेज तो नहीं हो रहा, अरे जी हमने बोला क्या है, न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। केजी से एक केजी मर गया, ये क्या हो गया मीटर क्यूब, केजी ऊपर जाके -1 सेकेंड -1, केजी -1 मतलब मास -1 में है, लेंथ क्यूब में है, मीटर क्यूब लेंथ क्यूब में है, और टाइम -2 में। डायमेंशंस मिल गए। चलो तो सबसे पहले यहाँ बीच में डायमेंशन लिख लेते हैं, m-1 L क्यूब T -2। अब इस पे हमें खेलना है इस डायमेंशन। अच्छा, इस तरफ क्या है हमारा 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और इस तरफ हमारा क्या है हमें नहीं पता क्या है। इस तरफ यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ डायमेंशन लिख लेते हैं m-1 L क्यूब T -2, और इस तरफ क्या है हमें नहीं पता, वैल्यू तो निकालनी है इस तरफ की, कितना होगा। यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन की जगह आ जाएगा बच्चों डाइन, मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, और केजी स्क्वायर की जगह बोलो ग्राम स्क्वायर। थोड़ा सा बोरिंग आई नो, करना पड़ता है स्कूल के लिए। न्यूटन की जगह डाइन, मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर, और केजी स्क्वायर से ग्राम स्क्वायर। अच्छा, बात करते हैं n1 की, तो n1 की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। बात करें m1 की, तो एसआई यूनिट में मास किस में होगा, केजी में। L1 की लेंथ किस में होगी, मीटर में। टाइम किस में होगा, सेकेंड्स में। n2 की बात करें नहीं पता, m2 की बात करें ग्राम में, है ना। L2 की बात करें सेंटीमीटर में, टाइम की बात करें सेकेंड्स में। बोलो समझे, यहाँ लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, वगैरह वगैरह। U1 की वैल्यू लिखनी हो तो डायमेंशन तो यहीं से उठाओगे, m की जगह m1, L की जगह L1, T की जगह T1। पावर कितनी है, -1 3 -2। इस तरह से U2 बना लोगे, m की जगह m2, L की जगह L2, T की जगह T2, पावर -1 क्यूब -2। फिर क्या करोगे आप, फिर वही n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2।
N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। यहाँ से N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N1U1 बटे U2। N1 अब U1 बटे U2 करेंगे हम, ये अपॉन ये, तो पहले M1 अपॉन M2 पावर कितनी -1, L1 अपॉन L2 पावर कितनी क्यूब, T1 अपॉन T2 पावर कितनी -2। सॉल्व कर सकते हैं, N1 की वैल्यू भी नहीं रखते। M1 कितना है, kg अपॉन ग्राम, kg मतलब चलो लिख लेते हैं kg अपॉन ग्राम की पावर -1, L1 है मीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर क्यूब, और ये है सेकेंड अपॉन सेकेंड की पावर 2। अब आप इसको सॉल्व करोगे, सो यू विल गेट N2 इज इक्वल्स टू N1, kg हो जाएगा 10 की पावर 3 ग्राम बाई ग्राम की पावर -1, ये हो जाएगा 10 की पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 3, और ये हो जाएगा 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर 2। तो ये तो कैंसिल होके 1 की पावर 2 खत्म, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, ग्राम ग्राम खत्म। सो N1 की वैल्यू रख लो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, 10 की पावर 3 की पावर -1 यानी 10 की पावर -3 है ना, यहाँ 3 है यहाँ -1 है, 10 पावर -3, और 10 की पावर 2 और बाहर क्यूब लगा यानी 10 की पावर 6। वेलकम टू क्लास 11 अगेन। 10 की पावर 2 और 3 10 की पावर 6। धीमे धीमे मजा आने लगेगा, धीमे धीमे आदत पड़ जाएगी सर, झूठ मत बोलो। मजा नहीं आएगा, आएगा आएगा आएगा, है ना, थोड़ा सा ये बोरिंग टॉपिक है। तो 10 की पावर -11, ये 10 की पावर 3 और -1, 10 की पावर -3 और 10 की पावर 2 और 3 10 की पावर 6। सो कितना बन जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा, N2 इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 10 की पावर -3 कितना हो गया, -14 और +6, -14 और +6 यानी 10 की पावर -8। तो कितना हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। इस तरह से करना है ऐसे क्वेश्चंस को। M1 M2 M1 L1 T1 M2 L2 T2 लिख लो, जिन जिन यूनिट में दिया है उसमें, है ना, जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसका डायमेंशन लिख लो, U1 क्रिएट कर लो यहाँ से, U2 क्रिएट कर लो वो भी यहाँ से, फिर N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। क्लियर है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में एक और एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन है, बट उसके लिए एक पूरा लेक्चर बनेगा, वहां से इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं आपके जेई में, तो उसको जरूर हम देखेंगे कि कैसे फॉर्मूला हम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे फॉर्मूला हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। हमें अगर पता चल जाए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किस किस चीज पे डिपेंड करती है, तो हम उसका पूरा फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ये जादू अगले क्लास में होगा, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।